बहुत दिनों का जिक्र है। किसी मुल्क में एक बादशाह बड़ा जालिम और दिल का सख्त था। वो जरा जरा सी बात पर लोगों को बड़ी सख्त सजाएं दिया करता और अक्सर बेगुनाहों को जान से मरवा डालता। इस बादशाह की हुकूमत दूर दूर तक फैली हुई थी। बड़े बड़े शहरों पर उसके हाकिम मुकर्रर थे, जो बादशाह की मर्जी के मुताबिक सारा इंतजाम करते थे। लाखों आदमी उसकी रैयत थे, मगर किसी में इतनी हिम्मत न थी कि बादशाह के हुक्म को टाल सके। सब पर उसका खौफ छाया हुआ था। लोगों की यह मजबूरी और डर देखकर बादशाह का जुल्म और बढ़ता रहा, यहाँ तक कि लोगों को सताते सताते उसे ये ख्याल रहने लगा कि मैं कोई बुराई नहीं कर रहा हूँ, जो कुछ कर रहा हूँ सब कुछ ठीक है, बल्कि असल में मुझसे कोई गलती होती ही नहीं। अगर हुकूमत सारी की सारी अकेले उसी बादशाह पर रहती तो उसके जुल्म और ज्यादतियों की वजह से बहुत जल्द बादशाहत का सारा कारखाना उलट पलट हो जाता। लोगों में लूट मार और बेचैनी बेहद बढ़ जाती, इसलिए कि हुकूमत इंसाफ के बगैर बाकी नहीं रहती, और जहां इंसाफ की जगह बेइंसाफी और बदअमनी को मिले, लोग बगावत करने लगते हैं। लोगों की किस्मत अच्छी थी, जो ऐसे जालिम बादशाह का वजीर बड़ा इंसाफ पसंद और रहमदिल था। वो बड़ा अक्लमंद और समझदार था। हमेशा रियाया को आराम पहुंचाने और उन्हें दुश्मनों से बचाने की फिक्र में लगा रहता था। बादशाह से जो जुल्म की बातें होती, इसे अपनी होशियारी और रहमदिली से उन्हें ठीक कर लेता, और लोग उसकी वजह से नुकसान से महफूज रहते। उस नेक वजीर का नाम था आकिल। बादशाह इस वजीर की अक्ल और कारगुजारी से वाकिफ था, और ये जानता था कि ऐसी अच्छी समझ वाले लोग बहुत कम और बड़ी मुश्किल से मिलते हैं, इसलिए वो उससे बहुत मोहब्बत करता था। वजीर जो राय देता उसके खिलाफ ना करता, उसे अक्सर कीमती तोहफे और इनाम दिया करता। रिया भी वजीर को दिल से चाहती थी और उसके इंसाफ, नेक दिली और खुदा तरसी की बड़ी तारीफ करती थी। इस बादशाह की आखिरी जमाने में उसकी अकल में खराबी आ गई। वो पहले जितना जुल्म करता था उससे बहुत ज्यादा करने लगा। वो गुस्सा करने और जरा जरा सी बात में लोगों के खून से हाथ रंगने की आदत बहुत बढ़ गई। वजीर इन बातों को देखते देखते बेजार हो गया और उसका जी न चाहा कि ज्यादा दिनों तक बादशाह का साथ दे। आखिर ने बादशाह की हरकतों पर गौर किया तो उसे इनका अंजाम बहुत बुरा मालूम हुआ। बादशाह ने जुल्म करने के जो नए कायदे कानून बनाए थे, उनका नतीजा अच्छा न था। इसलिए उसने अपने दिल में ठान ली कि ऐसी बातों से जो जो खराबियां होंगी, इनके अंजाम से बादशाह को अच्छी तरह वाकिफ कर दे। वजीर बादशाह के जुल्म के इरादे पूरे करने में कमी करता और ऐसी बातों से रोकता तो बादशाह को बहुत बुरा मालूम होता। थोड़े ही दिन बाद बादशाह ने आकिल वजीर से नाराज होकर उसे धमकी दी कि मेरे हुक्म पर चलना और आंखें बंद करके मेरी मर्जी पूरी करना तुम्हारा पहला फर्ज है। अगर ऐसा ना करोगे तो मेरे सख्त गुस्से और खौफनाक सजा से ना बच सकोगे। वजीर अपने दिल में अच्छी तरह समझता था कि बादशाह ने जो धमकी दी है वो उसे पूरा करने में हरगिज कमी ना करेगा। किसी पर तरस खाना और रहम करना तो वो जानता ही नहीं। जब मैं इसके रास्ते में रुकावट डालूंगा, वो जरूर मुझे सख्ती के साथ सजा देगा। साथ ही वो ये भी समझता था कि अगर मैं यूं ही बादशाह की मर्जी पूरी करके उसके जुल्मों में हिस्सा लेता रहा तो मेरी पूरी जिंदगी बेचैनी और फिक्र में गुजरेगी। लोगों की बेगुनाही और नाहक की परेशानी का ख्याल हर वक्त दिल में खटकता रहेगा। इसलिए उसने अपने जी में यह बात ठान ली कि कुछ भी हो, मैं अपना फर्ज जरूर अदा किए जाऊंगा, चाहे जान ही क्यों ना चली जाए। वजीर के तरीकों में फर्क न आया और वह बादशाह के जुल्मों को रोकने के लिए जो करता था किया गया। तो एक दिन बादशाह को बड़ा गुस्सा आया। उसने सिपाहियों को पुकारा, जो फौरन हाजिर हो गए, और अपने वजीर की तरफ मुंह करके कहा, अब ये तुम्हें आखिरी मौका और देता हूं। अगर तुमने इसकी भी कदर ना की तो ऐसा वक्त फिर कभी ना आएगा। अगर तुम अपने इसी तरीके पर कायम रहे तो याद रखो, मौत तुम्हारे इंतजार में खड़ी है। इसलिए साफ साफ कह दो, मेरी मर्जी पर चलना मंजूर है या नहीं। वजीर ने पूरे सब्र और हिम्मत के साथ सर हिलाया और इसी तरह बादशाह से साफ साफ कह दिया कि मंजूर नहीं। बादशाह ने गरज कर सिपाहियों से कहा, इधर आओ, इसे पकड़कर हलाकत के बुर्ज में सबसे ऊपर की जगह कैद कर दो, जहां ये झुलसी हुई धूप में भूख प्यास से तड़प तड़प कर खुद ही मर जाएगा। सिपाहियों की परेशानी उस वक्त देखने के काबिल थी। वजीर के मर्तबे के अलावा उसकी रहमदिली और इंसाफ पसंदी का सभी के दिल पर असर था। वो जानते थे कि कल तक यही वजीर बरसों से बादशाह के नाम पर हुक्म एहकाम जारी करता रहा और शहर में बादशाह के बाद
यही सबसे बड़ा आदमी समझा जाता था। इन बातों को सोचकर सिपाहियों को हिम्मत न पड़ती थी कि वजीर पर हाथ डालें। वजीर उनकी यह हालत समझ गया और उसने उन्हें इस परेशानी से निकालने के लिए बड़ी नरमी के साथ उनसे कहा, मेरे दोस्तों और अजीजों, डरने, घबराने और फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं। इस काम के लिए तुम्हें तकलीफ ना दूंगा। ये लो, मैं अपने आका के हुक्म की तामील के लिए खुद ही हलाकत के बुर्ज की तरफ बढ़ जाता हूँ। अब वजीर बादशाह के कमरे से निकलकर सिपाहियों के आगे हो लिया और बड़े सुकून और इत्मीनान से सर उठाए हुए कदम बढ़ाता रहा। उस वक्त वो बड़ा खुश था कि उसने जो कुछ अपना फर्ज सा अदा कर दिया, जान जाने की जरा परवाह न की। आखिर वजीर जानता था कि हलाकत का बुर्ज कैसी खौफनाक जगह है। उसे मालूम था कि उस मकाम पर जितने आदमी भी कैद किए गए, उनमें से एक भी जिंदा न बचा। उसे यकीन आ गया कि अब उसकी मौत करीब आ पहुंची। यहां से मरकर ही निकलना होगा, जिंदा बचने की कोई उम्मीद नहीं। फिर भी उसने कोई बेकरारी और घबराहट नहीं दिखाई, बल्कि अपने आप को बड़े सब्र के साथ खुदा के हवाले कर दिया कि उसे जो कुछ मंजूर होगा ठीक होगा। वजीर इस बुर्ज में पहुंचा तो बहुत देर तक आने वाली मुसीबतों पर गौर करता रहा। साथ ही ये भी सोचा कि अगर कोई अच्छी तदबीर समझ में आ जाए तो यहां से निकल भागे। वो इस कोशिश में कामयाब हुआ और जैसी तदबीर वो चाहता था समझ में आ गई। मगर मुश्किल ये थी कि वहां कोई ऐसा दोस्त न था जिस पर वो भरोसा कर सकता। सिर्फ उसकी बीवी ही ऐसी थी जो इस काम में मदद दे सकती थी। अभी वो इसी फिक्र में था कि क्या करे। इतने में एक सिपाही ने, जिसे वजीर की मुसीबत पर बड़ा तरस आता था, उससे कहा कि आप कहें तो मैं आपकी बीवी को इन सब बातों की खबर कर दूं। वजीर ने उसका शुक्रिया अदा किया और वो मौका पाकर वजीर की आ पहुंचा और उसकी बीवी को सारे हालात की खबर दी। जब रात काफी गुजर गई और अंधेरा खूब फैल गया तो वजीर की बीवी दबे पांव चुपती चुपाती बुर्ज के नीचे पहुंची। वजीर तो उसके इंतजार ही में था। उसे देखते ही सलाम किया। बीवी ने सलाम का जवाब दिया, फिर गमगीन आवाज में आहिस्ता से कहा, क्या मुझसे आपकी कोई हिम्मत नहीं हो सकती? वजीर ने धीरे से जवाब दिया, खूब हो सकती है, मगर असल काम कहने से पहले मैं तुम्हें नसीहत करता हूं कि सबसे पहले तो सब्र से काम लो और खुदा पर दिल से भरोसा करो ताकि हमारी ये कोशिश कामयाब हो। नाउमीदी को हरगिज दिल में ना आने दो, क्योंकि मायूसी से आदमी का दिल टूट जाता है और फिर बनाई नहीं बनती, और सब्र कामयाबी की कुंजी है। बीवी ने फिर आहिस्ता से कहा, आप जो चाहे हुक्म दे, मैं गौर से सुन रही हूं। वजीर ने जवाब दिया, बहुत जल्द घर वापस जाओ और ये चीजें साथ लेकर आ जाओ। एक बड़ा भमरा, 60 गज निहायत बारीक बनावट का रेशमी धागा, 60 गज बहुत बारीक सूती धागा जो बहुत मजबूत हो, और 60 गज मोटी बनावट का धागा, एक निहायत मजबूत मोटी रस्सी जो बगैर टूटे हुए मेरे बदन का बोझ संभाल सके। छठी और आखिरी चीज थोड़ा सा शहद है, लेकिन ये भी बहुत जरूरी है। जब तक वजीर अपनी बीवी को यह हिदायतें करता रहा, वो बड़े गौर से कान लगाए सुनती रही। जब वो चुप हुआ तो बीवी ने वजीर की कही हुई एक एक बात दोहराकर उसे सुनाई, ताकि अच्छी तरह यकीन हो जाए कि उसने सब बातें ठीक तरह से सुन ली है। उस वक्त वो यही पूछ बैठी कि बबरा किस लिए मांगा है और शहद से क्या फायदा होगा। इस पर वजीर ने जवाब दिया, मेरी अजीज बेगम, बेफायदा बातों में एक लम्हा भी जाया न करो। वक्त में बिल्कुल गुंजाइश नहीं है। फौरन घर जाओ और मेरी मांगी हुई हर एक चीज पूरी एहतियात के साथ ले आओ। इन चीजों का फायदा तुम्हें बाद में मालूम हो जाएगा। मेरे लिए तो यही तकलीफ कुछ कम नहीं कि अभी एक दिन धूप में भूखा प्यासा रहना पड़ेगा और खुदा जाने क्या क्या होगा। वजीर की बीवी ने वक्त बिल्कुल जाया न किया और उसी वक्त जल्दी जल्दी अपने घर रवाना हो गई। वजीर गरीब उसी जगह बुर्ज पर खड़ा बीवी की वापसी का इंतजार करता रहा। उसे तरह तरह के शुबे सता रहे थे और अपने दिल में डर रहा था कि अगर इस काम में जरा भी चूक हो गई तो बनी बनाई बात बिगड़ जाएगी और दोनों में से एक की या दोनों की जान जाएगी। वजीर की बीवी सूरज निकलने से बहुत पहले बुर्ज के नीचे फिर आ पहुंची। वजीर ने जैसे उसकी मोहब्बत भरी आवाज सुनी तो उसे फौरन जवाब दिया। वक्त बहुत कम रह गया था, इसलिए वो अपनी बीवी से फौरी तदबीर एक साथ बयान न कर सका। एक एक बात कहता रहा। पहले उसने कहा कि बाबरे को निहायत बारीक बनावट के साथ एक धागे से बांध दो, फिर बाबरे की नाक पर शहद चिपड़ दो। जब बीवी ये काम कर चुकी तो वजीर ने कहा, बाबरे को बुर्ज की दीवार पर रख दो और उसका सर ऊपर की तरफ कर दो।
बावरा ये ना जानेगा कि शहद उसकी नाक पर चिपरा गया है। उसकी बू सूंघता रहेगा और यह समझेगा कि दीवार के ऊपर शहद की मक्खी का छत्ता होगा। वो वहां तक पहुंचने के लिए लालच में बराबर ऊपर की तरफ चढ़ता रहेगा, यहां तक कि बुर्ज की चोटी पर आ जाएगा। बीवी ने कहा ठीक है। बीवी ने बिल्कुल वैसा ही किया। बुर्ज की नाक पर शहद चिपड़ दिया और उसके साथ धागा बांध दिया। बावरा बुर्ज की दीवार पर चढ़ता हुआ ऊपर चला तो बीवी ने उसकी खबर वजीर को दी। अब वजीर ने कहा, बावरा जिस धागे से बना हुआ है उसे ढील देती जाओ ताकि वो आसानी से ऊपर आ सके। और हाँ, खबरदार, धागे का दूसरा सिरा हाथ से ना छोड़ देना, वरना सारा खेल बिगड़ जाएगा और यहां से छूटने की उम्मीद जाती रहेगी। बावरा धीरे धीरे चढ़ता हुआ बुर्ज की तोती पर जा पहुंचा। ठीक उसी वक्त और सुबह की रोशनी फैलती मालूम हुई। इस कामयाबी से वजीर खुशी से फूला न समाया, मगर उसने किसी बेकार बात में वक्त जाया न किया और फौरन बावरे को अपने हाथ से पकड़ लिया। फिर बीवी से कहा, हाँ शाबाश, अब जल्दी से सूती धागे का सिरा रेशमी धागा से बांध दो। जब वो बांध चुकी तो वजीर ने रेशमी धागा आहिस्ता आहिस्ता खींचा, यहां तक कि सूती धागे का सिरा हाथ में आ गया। अब वजीर ने कहा, अब मोटे धागे का सिरा सूती धागे से बांधो। उसने ऐसा ही किया। वजीर ने उसे भी खींचकर मोटे धागे का सिरा अपने हाथ में ले लिया। अब वजीर की बीवी शौहर का मतलब अच्छी तरह समझ गई थी, इसलिए उसने वजीर के कहे बगैर मोटी डोरी के सिरे से रस्सी बांधी। वजीर ने उसे जल्दी से ऊपर खींच लिया। जब इस तरीके से मजबूत रस्सी उसके हाथ में आ गई और कैद की मुसीबत से छूटने का जरिया काबू में आया तो उसका चेहरा खुशी से चमक उठा, मगर अब भी उसने अपना काम बराबर जारी रखा। रस्सी को बुर्ज की चोटी से बांधकर पूरी ताकत से हिलाया ताकि उसकी मजबूती का इत्मीनान हो जाए। इसके बाद रस्सी पकड़कर वही लटक गया। जब रस्सी की मजबूती और बनावट का दोबारा यकीन हो गया तो उसने रस्सी को पकड़कर उसके सहारे नीचे उतरना शुरू किया, यहां तक कि रस्सी पकड़े पकड़े वह जमीन पर आ पहुंचा। अब वो फिर पहले की तरह आजाद था। बीवी उसे आते देखकर खुशी से बेचैन हो गई। फिर ये दोनों खूब गले मिले। उसके बाद दोनों मियाँ बीवी बड़ी तेजी से एक पहाड़ के करीब एक गार की तरफ चल खड़े हुए ताकि दिन वहां गुजारे, और जब रात आए तो फिर भागते भागते किसी दूसरे शहर में जा बसे और वही रहने लगे। उधर जालिम बादशाह पर जो कुछ गुजरी वो एक ऐसा वाकया है जिस पर मुश्किल ही से यकीन आ सकता है। बादशाह ने वजीर को सजा तो दे दी, मगर वजीर को सजा देने के बाद उसे गमों और सदमों ने चारों तरफ से घेर लिया। वो बहुत पछताया कि मैंने नाक इतनी जल्दी की। अब दुश्मन जो हर तरफ से घिरे हुए हैं उन्हें किस तरह से दफा किया जाए, और इतने होशियार और कारगुजार वजीर को खो देने के बाद मुल्क के इतने बहुत से काम कैसे हो गए। वही बातों को जितना सोचता था उतनी ही परेशानी बढ़ जाती। इसी फिक्र में उसे रात भर नींद न आई। सुबह होती आंख लगी तो उसने ख्वाब देखा कि एक छोटा सा भंवरा एक दीवार पर चढ़ रहा है और वो रेशम और सूत के लंबे लंबे धागों और रस्सियों में लिपटा हुआ है। फिर उसने देखा कि भंवरा चढ़ते चढ़ते दीवार के ऊपर जा पहुंचा और उसने उन धागों और रस्सियों को खोलना और फैलाना शुरू किया। उनके खोलने से एक खुशखत फिक्रा बन गया। उसे पढ़ा तो ये लिखा था, इंसाफ बादशाही की बुनियाद है। फिर अपने सामने देखा तो कैदी वजीर को अपने तख्त पर बैठा हुआ पाया। इस ख्वाब से बादशाह इतना घबराया कि आंख खुल गई। ख्वाब को याद करके बड़ा परेशान हुआ। घबरा कर पहरा वालों को आवाज दी और हुक्म दिया कि हलाकत का बुर्ज खोला जाए। जैसे ही बुर्ज का दरवाजा खुला, बादशाह बड़ी तेजी से उसकी चोटी की तरफ बढ़ा। रास्ते में उसे बड़ी भंवरा नजर आया जिसे वो ख्वाब में देख चुका था। अब तुम्हारे दहशत के उसके हवास जाते रहे। पाँव रखता कहीं था, पड़ता कहीं और था। अब उसे ख्याल आया कि कैदी वजीर को तलाश किया जाए। बुर्ज का कोना कोना छान मारा, लेकिन वजीर का कहीं पता न लगा। वजीर की तरफ से ध्यान हटा तो क्या देखता है कि एक रस्सी बुर्ज की चोटी से बंधी हुई नीचे की तरफ लटक रही है। फौरन बगैर सोचे समझे बुर्ज के किंगर की तरफ झपटा ताकि इस वाक़े का ज्यादा से ज्यादा खोज लगा सके। जरा और कदम आके बढ़ाया था कि पाँव फिसला और वह बुर्ज पर से गिरकर जमीन पर आ रहा। नीचे पहुंचकर उसकी हड्डियां चूर चूर हो गई। लोगों ने देखा तो लाश इतनी बिगड़ चुकी थी कि पहचानना मुश्किल हो गया। ये खबर ऐसी थी कि बिजली किसी तेजी के साथ मुल्क के इस सिरे से उस सिरे तक फैल गई। हर तरफ खुशी मनाई गई। लोगों ने शुक्र के सजदे अदा किए कि खुदा ने बड़े जालिम और मूजी बादशाह से निजात दिलाई।
جس نے سنا اطمینان کا سانس لیا۔ اس کے بعد یہ فکر ہوئی کہ اب بادشاہ کسے بنایا جائے۔ فوراً وزیر عاقل کا خیال آیا اور لوگ ہر طرف دوڑے کہ جہاں پتہ مل سکے تلاش کر کے اسے لے آئے۔ ادھر تو وزیر کی تلاش جاری تھی اور ادھر رعایا محل کے چاروں طرف جمع ہو کر نعرے لگا رہی تھی، وزیر عاقل بادشاہ ہے، سلطان عاقل زندہ باد، بادشاہ عادل زندہ باد۔ اس وقت لوگ خوشی سے دیوانے ہوئے جا رہے تھے اور بار بار کہہ رہے تھے ہمارے بادشاہ کو جلد لاؤ، ہم وزیر عاقل کے سوا کسی کی بادشاہی نہیں چاہتے۔ یہ دیکھ کر سلطنت کے بڑے بڑے امیروں نے وزیر عاقل کے بادشاہ ہونے کا اعلان کر دیا اور لوگوں کو اطمینان دلایا کہ بادشاہ سلامت بہت جلد آنے والے ہیں، لوگ پریشان نہ ہو اور صبر کے ساتھ ان کی خیریت سے آنے کی دعا کریں۔ ادھر وزیر ہلاکت کے برج سے نجات پا کر اپنی وفادار بیوی کے ساتھ جلدی جلدی قدم بڑھاتا ہوا ایک غار میں جا پہنچا اور وہاں تھوڑی دیر آرام کرنے کے بعد ادھر ادھر سے جنگل کے پھل جمع کیے اور دونوں نے مل کر صبر شکر کے ساتھ کھائے۔ پھر پاس ہی کے ایک چشمے سے جی بھر کے پانی پیا اور دونوں وہی لیٹ گئے۔ تھکے ہوئے تو تھے ہی، خوب گہری نیند آئی اور کئی گھنٹے تک سوتے رہے۔ وزیر نے خواب میں دیکھا کہ وہ ایک بڑے خوشنما اور سرسبز باغ میں ٹہل رہے ہیں جس میں خوش آواز پرندے میٹھے میٹھے گیت گا رہے ہیں، ٹھنڈی ہوائیں چل رہی ہیں۔ باغ کے بیچ میں ایک سنہرا تخت بچھا ہوا ہے جس پر ہر طرف ہیرے جواہرات جڑے ہوئے ہیں اور اس پر ایک گول شامیانہ چھتری کی طرح سایہ کیے ہوئے ہے۔ جیسے ہی وزیر اس طرف بڑھا ایسا معلوم ہوا جیسے لوگ اس کی تعظیم میں ادب کے ساتھ چوک گئے اور قوالوں نے مبارک سلامت کے گیت گانا شروع کیے۔ وزیر ان کا سلام لیتا ہوا تخت پر جا بیٹھا۔ فوراً بہت سی اشرفیاں اور جواہرات اس کے سر پر سے نچاور کیے گئے۔ یہ خواب دیکھ کر خوشی سے اس کی آنکھ کھل گئی۔ فوراً اپنی بیوی کو اٹھایا اور اپنا خواب بیان کیا۔ وزیر کی بیوی کو بھی آج کئی دن کے بعد میٹھی نیند آئی تھی اور اس نے بھی بڑا اچھا خواب دیکھا تھا۔ شوہر کا خواب سن کر بولی انشاءاللہ جلدی کوئی اچھی خبر سننے میں آئے گی۔ اللہ کا شکر ہے اب ہمارے مصیبت کے دن کٹ چکے ہیں۔ اتنے میں رات آ گئی۔ جب اندھیرا اچھی طرح پھیل گیا تو یہ دونوں غار سے نکلے کہ اب کسی محفوظ شہر میں چل کر آئے۔ باہر آ کر لوگوں کی چہل پہل اور خوشیوں کا پتہ چلا اور نئی نئی آوازیں کانوں میں آنے لگی۔ جو لوگ وزیر کی تلاش میں پھر رہے تھے ادھر بھی آ نکلے۔ وزیر کی بیوی نے ان میں سے ایک سے پوچھا یہ کیسا شور مچا ہوا ہے، لوگ کس بات کی خوشی منا رہی ہیں؟ اس نے سارا واقعہ بیان کیا۔ بیوی نے فوراً میاں کو خبر کی اور اب یہ دونوں کسی اور شہر کی طرف جانے کے بجائے خود اپنے ہی شہر کی طرف لوٹ پڑے۔ جیسے ہی لوگوں نے وزیر عاقل کو بادشاہی محل کی طرف آتے دیکھا فوراً خوشی کے نعرے بلند کیے اور سلطان زندہ باد، بادشاہ پائندہ باد کے شور سے آسمان سر پر اٹھا لیا۔ ان کے اس طرح مل جانے پر رعایا نے جی کھول کر جشن منایا۔ تمام شہر میں چلانا کیا گیا اور کئی دن تک دعوتیں ہوتی رہیں۔ فقیروں اور مسکینوں کو کھانے کھلائے گئے اور کپڑے اور روپیہ تقسیم کیا گیا۔ اس کے بعد پورے ملک میں اعلان ہو گیا کہ اب سے اس ملک کے بادشاہ سلطان عاقل ہے، ساری رعایا پر ان کا حکم چلے گا۔ وزیر عاقل کی اس کامیابی نے سب کو یقین دلا دیا کہ ہمیشہ سچائی اور انصاف کی جیت ہوتی ہے اور جو حاکم رعایا کے ساتھ ظلم کرتے ہیں اپنے حق میں کانٹے بوتے ہیں۔